हाय, मैं हूं प्रियांशु राज, आप सभी का दोस्त और इस शो का होस्ट। फिल्मी टेलर के पॉडकास्ट शो ऑन एंड ऑफ कैमरा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के जो हमारे गेस्ट वो बेहद ही खास है, मोस्ट टैलेंटेड यंग एक्टर जिन्होंने काफी सारे शॉर्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, मूवीज एंड वेब सीरीज में काम किया है, जिन्होंने एक छोटे से लेवल से शुरू करके एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। तो चलिए मिलते हैं चेतन शर्मा जी से। हाय हाय, कैसे हैं आप? बढ़िया। थैंक यू सो मच प्रियांशु, मेरे को आपके शो पे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। आई एम सो ग्लैड कि आई एम द फर्स्ट गेस्ट एंड या विशिंग यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और मुझे बेहद ही खुशी हुई कि आप हमारे इस शो पे आए। थैंक यू सो मच। तो चेतन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, पहले आप मुझे अपने बारे में आप कुछ बताएं। तो मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि मैं वैसे दिल्ली से हूँ, वहाँ पे पैदाइश हुई मेरी, वहीं पला बड़ा, स्कूलिंग वगैरह वहाँ से हुई। 2007 में थिएटर शुरू किया और फिर कुछ फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ। 2013 में मुंबई आ गया और उसके बाद में फिल्में कर रहा हूँ, फिल्मों का हिस्सा हूँ। बस ये बेसिक है। अच्छा, तो मतलब 2007 से आपने थिएटर शुरू किया? जी। तो वो दिल्ली में शुरू किया आपने थिएटर? दिल्ली में ही। ओके, तो कौन से थिएटर ग्रुप से थे आप? तो मैंने एज सच कोई पर्टिकुलर थिएटर ग्रुप मैंने ज्वाइन नहीं किया था। 2007 में मेरे डैड ने मुझे वर्कशॉप्स दिलाई थी, साहित्य कला परिषद की वर्कशॉप्स होती थी, जैसे टाई की थिएटर इन एजुकेशन जो NSD की तरफ से होती थी। तो समर वेकेशंस में ये स्कूल के बच्चे जो होते थे अंडर 16, उनके लिए समर वेकेशंस में वर्कशॉप्स रखी जाती थी साहित्य कला परिषद और टाई की तरफ से। लेकिन हाँ, 2007 में मैंने प्रॉपर वेल डिज़ाइन पहला स्टेज परफॉर्मेंस जो था मेरा प्रोडक्शन ओरिएंटेड, वो 2007 में था साहित्य कला परिषद के साथ। अच्छा। और उसके बाद में प्रेम मटियानी जी के साथ मैंने नाटक किए, रुद्रदीप चक्रवर्ती जी के साथ किए, भानु भारती जी का एक बहुत बड़ा शो था तुगलक, जिसमें यशपाल सर थे, हिमानी शिवपुरी मैम और रवि खानविलकर, रवि झाकल। तो उस नाटक का हिस्सा बनने का मुझे मौका मिला। तो ऐसे वो 6 साल के दौरान मैंने इनके अलग अलग नाटकों पे इन डायरेक्टर्स के साथ काम किया। अच्छा, तो 2007 में आपका स्कूलिंग चल रहा था? करेक्ट। उस टाइम आप कौन से क्लास में थे? मेरा बहुत सॉर्टेड था। 2007 में 7th क्लास में था। ओह वाह, मतलब ईयर वाइज आपका क्लासेस भी चल रहे थे कि हाँ 2003 में मेरा 10th कंप्लीट हो जाना है। ये सही है। तो थिएटर के दिन में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद आती थी, और अभी जो चीज़ें हो रही हैं जिससे मेजर डिफरेंस होता है? थिएटर में जब हम रहते हैं तो उस टाइम की जो चीज़ें होती है बहुत ही अलग होती है। Correct. और अभी जो चीज़ें हम कर रहे होते, शूट कर रहे होते कैमरे के आगे, हाँ चलो ठीक है, रोलिंग कैमरा एक्शन हो गया, कट, मूड खत्म। तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंसेस है? तो थिएटर में एक जो प्रिविलेज होता है कि एक बार स्टेज पे पहुंचने के बाद में आपके पास में जो आज़ादी मिलती है आपको, हम ले लेते हैं वो आज़ादी, क्योंकि हम लालची होते हैं। डायरेक्टर जो है वो बता के भेजते हैं, इतनी रिहर्सल्स कराते हैं कि नहीं तुम ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा नहीं करोगे, ऐसा करोगे, इसी तरह होना चाहिए। लेकिन एक बार नाटक शुरू तो ना अटक, मतलब नाटक मतलब ना अटक, फिर वो अटकेगा नहीं, फिर वो एंड तक चलेगा जब तक ख़त्म ना हो जाए। करेक्ट। तो एक बार स्टेज पे पहुंचने के बाद में भले हम कितनी रिहर्सल्स हुई हो, लेकिन वो 10 सेकंड या वो 30 सेकंड जो एक्टर के पास में आते थे अपने आप से कि यहाँ पे तो मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है। तो वो जो मोमेंट्स स्टेज पे कई दफ़ा आते हैं कि आपको लगता है कि ये कुछ हो रहा है जो प्रिपेयर नहीं किया था, जिसको हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कहते हैं। जो इम्प्रोवाइजेशन होता है, या कई दफ़ा आप रिहर्सल्स के अंदर सेम सीन है, कुछ नहीं बदला है, लेकिन वो आवाज़ में कुछ बदल गया है या आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जो रिहर्सल में नहीं हो रहा था, वो स्टेज पे उस परफॉर्मेंस के दौरान हो रहा है और उससे कुछ कुछ चीज़ें बदल रही। तो वो बहुत एक्साइटिंग है, वो एक प्रिविलेज है जो कि
कई दफ़ा मतलब बहुत मुश्किल होता है, ऐसा लगता है कि कैमरा के सामने वो अचीव करना, क्योंकि कैमरा बहुत टेक्निकल हो जाता है, मतलब उसका एक दायरा बंधा हुआ है। हाँ, मतलब आपको सेम चीज़ आपको कई दफ़ा करनी है, सेम कंसिस्टेंसी के साथ में, और एक डिज़ायर्ड रिजल्ट अगर बहुत अच्छा नहीं तो बहुत ख़राब नहीं, एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जो कि सीन को एटलीस्ट फंक्शनल बनाए रखने के लिए ज़रूरी हो। और हम लोग फिर तो वही है कि थिएटर में जो क्राफ्ट पे काम किया है या जो आप अपने एक्सरसाइजेस करते हैं, रियाज करते हैं, वही उन सब चीज़ों का अल्टीमेटली वो सब चीज़ें काम तभी आती हैं जब कैमरा के सामने वो एक शॉट जो आप पहले 5 बार कर चुके हो अलग अलग एंगल से, लेकिन अब जो लग रहा है वो फाइनली वो है जो कि यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे अगर आप वो रिक्रिएट कर पा रहे हैं जो आप पहले कर चुके हैं, तो फिर तो आपकी साधना जो है वो उसका सफल है, वरना कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमें थिएटर में एक चांस मिलता है, स्टार्ट हुआ प्ले, बेल बजी, पूरा 1.5 घंटा तक 2 घंटा तक वो प्ले चला गया, तो हम उस जोन में है, उस मूड में है। लेकिन कैमरा ऑन होने के बाद एक बार मास्टर लगा, एक बार मीड कटेगा, एक बार ओएस कटेगा, एक बार सोलो कटेगा, तो उसमें क्या कि हम बार बार उस चारों चीज़ों में अपना वो मूड कैरी नहीं कर पाते। बहुत बार ये प्रॉब्लम आती है। हम स्टार्टिंग में अपने उस मूड उस जोन में चले गए, और जब आपकी क्लोज मेन आ रही है क्लोज, तो वहाँ पे नहीं कट पाई, वो मूड वहाँ पे नहीं आ पाई। तो फिर वो तो जो थिएटर में था वो यहाँ पे मैच नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन वही है कि मुझे लगता है कि आप तो हर टेक ही जो है वो अपनी पूरी ऑनेस्टी के साथ में जितना आप कर पाएँ, क्या बुरा है अगर आप पहले शॉट से ही अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि उसमें तो हमें नहीं जाना चाहिए कि अरे इस वक्त मैं दिख नहीं रहा हूँ, मैं बैकग्राउंड में खड़ा हूँ तो इस वक्त मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो वो वाली सोच तो मुझे लगता है गलती है। हम जो स्टेज पे जिस तरह ईमानदारी से हर रिहर्सल हम ईमानदारी से करते हैं, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे रिहर्सल है यार कि इसमें चल जाएगा, इतना कर दूंगा। विंग्स के अंदर से भी हमें वो बोलना पड़ता है उसी वेव में, उसी टोन में, जिस टोन में हम बाहर स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो वही सेम कैमरा का है कि हम फर्स्ट में वही टेक दे और लास्ट जो हमारा सोलो लगे तब भी हम वही टेक दे, उसी मूड में रहकर। आपका फैमिली बैकग्राउंड आपको बहुत सपोर्ट किया है इस चीज़ में, आपको यहाँ तक पहुँचने में। तो आपके अपने फैमिली बैकग्राउंड में मुझे कुछ आप बताइए ऐसी चीज़ें जो दूसरों के लिए बहुत इंस्पायर्ड हो। तो मेरे डैड का बहुत सपोर्ट रहा। इनफैक्ट वही थे जिन्होंने मुझे एक्टिंग के अंदर लेकर आए, वो वर्कशॉप्स वगैरह दिलवाई। मॉम जो है वो डैड को सपोर्ट करती थी उनके इस विजन में। और मेरा एक छोटा भाई है जो कि बहुत, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मुंबई हूँ तो वो पूरी फैमिली को संभालता है दिल्ली में। और तो काफ़ी अच्छा है, बहुत फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहा है। वो लोग भी देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं। एक बचपन में यूँ तो बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन मैं एक शेयर करता हूँ कि क्योंकि मैं स्कूल भी जाता था, फिर उसके बाद में स्कूल से वापस आके वर्कशॉप वगैरह या किसी ऑडिशन पे डैड लेके जाते थे, और हम लोग फिर पूरा शाम से थके हारे वापस आते थे। तो हम जिस बस में आते थे, और डैड भी समझते हैं इस बात को कि यार बेटे को तो जाना है सुबह स्कूल, तो वो कहते थे सो जा, और वो सुला देते थे अपने, मतलब बस में हम पीछे वाली सीट पे बैठ के वो गोद में सुला देते थे कि यहाँ पे सर रख ले। तो मैं सर्वर रख लेता था। अब डिनर वगैरह करके आ रहे हैं बाहर से, बच्चा हूँ छोटा मैं, तो ऐसा थोड़ा मुंह से ऐसा गिरता रहता था। अब वो बच्चे छोटे, हमको क्या पता। लेकिन जब तक घर पहुंचते थे पैंट पे ऐसा निशान पड़ चुका होता था डैड के, लेकिन वो उठाते नहीं थे। अच्छा। तो ये बहुत, मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर मॉम जिस तरह डैड को सपोर्ट करती थी, मेरा छोटा भाई जिस तरह मुझे सपोर्ट करता है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें अनसेड हैं जो कि मतलब और काफ़ी थैंकलेस जॉब लगता है मुझे पेरेंटिंग, कि हम लोग उतना शुक्रिया अदा करते नहीं है जितना हमें करना चाहिए। एग्जैक्टली। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि अब हम भी करते हैं। कई बार हम भी ऐसे अपने मम्मी पापा छोटे भाई के लिए कभी कुछ कर देते हैं, और हम कहते हैं कि हाँ ऐसा कर दिया, देख लो आप, है ना। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं काफ़ी शुक्रगुजार, काफ़ी फॉर्चुनेट मानता हूँ खुद को कि ये मेरी फैमिली रही है। दादा दादी के साथ में मेरे साथ एक और जो अच्छी चीज़ रही वो ये
कि ख़ास तौर से मुझे और मेरे छोटे भाई को, हमको हमारे दादा दादी के साथ में बहुत समय बिताने का मौका मिला, क्योंकि हम साथ में ही रहते थे उनके। जॉइंट फैमिली थी आपकी? जॉइंट फैमिली थी। ओके। तो उनका बहुत प्यार मिला हमें, तो ये बहुत अच्छा रहा बचपन में। मतलब दादी के साथ में ये एक इंसिडेंट है कि मैं खाता नहीं था खाना, और जैसे हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में होता है कि हम बच्चे जब खाना वाना खाते नहीं है तो पापा या मम्मी आगे डांटते वाटते हैं, और फिर दादियों को लगता है सबसे ज़्यादा बुरा। उनको लगता है कि अरे मेरे पोते को डांट दिया, मेरे पोते को डांट दिया, अरे ऐसा मत कर। करेक्ट। तो जैसे ही डैडी चले जाते थे दूसरे कमरे में, माँ कहती थी ला मुझे दे दे, वो रोटी माँ ले लेती थी कि अब मतलब इसको डांट ना पड़े, क्योंकि आधा घंटा हो गया और मेरे को सिर्फ डांट पड़ रही है क्योंकि मैं खा नहीं रहा हूँ। और दादी को इस चक्कर में खाना पड़ता था जबरदस्ती कि इसको डांट ना पड़े। तो मतलब आपके खाना दादी कंप्लीट करती थी? मेरा खाना दादी कंप्लीट करती थी, क्योंकि ताकि मुझे डांट ना पड़े, क्योंकि दादी भी ऐसे डैड को जब खाने वाने को लेके गुस्सा आता था तो दादी बीच में नहीं पड़ती थी। अच्छा। वो बस बचा लेती थी किसी तरह। बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। मतलब आपके डैड जो है आपको बेसिकली बहुत सपोर्ट किया, और आज यहाँ तक भी आपके डैड बिल्कुल लेकर के आए। बिल्कुल। तो आपके डैड का प्रोफेशन क्या था? मतलब डैड क्या करते हैं? डैड का गैराज था गोल्डा खाना न्यू दिल्ली में, और फिर उन्होंने उसे बंद किया, और एक्टिंग और प्रोडक्शन जो है उस पर थोड़ा सा उनका रुझान आया। फिर उन्होंने मुझे एक्टिंग वगैरह करवाना शुरू कर दिया था। मतलब वो खुद एक्टर भी हैं? वो उन्होंने अपने कॉलेज के टाइम पे एक्टिंग की थी। ओके। और फिर मतलब ज़िंदगी की जद्दोजहद से उन्होंने फिर वो सपना तो छोड़ दिया, और उन्होंने फिर अपना गैराज खोला। अच्छा। लेकिन वही होता है कि माँ बाप अपने सपने अपने बच्चों में देखते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। तो फिर इससे पहले मुझे पता चले कि मैं एक्टर बनने वाला हूँ, उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा बेटा एक्टर बनेगा। राजू तू इंजीनियर बनेगा तू। मतलब मेरा हम जो सपना पूरा नहीं कर पाए वो तुम्हारे अंदर डाल रहे, तुझे करना है वो चीज। करना है। अच्छा, आपके बचपन में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो बहुत ही कॉमिकल हो? मतलब बहुत ही ऐसा हो कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा क्यों हो गया, लेकिन जब होने के बाद बहुत मजा आया, और ये बात किसी को पता नहीं होनी चाहिए। वो किसी को पता नहीं थी ये मतलब। हाँ, इस पे कभी ऐसे किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ऐसा जिक्र चला नहीं है, लेकिन तो मैं बचपन से काफ़ी शांत किस्म का था। ऐसे झगड़े वगड़े मेरे कभी लगते नहीं कि आप शांत किस्म के थे। अब नहीं लगता ना। बेसिकली क्या होता है कि बचपन में ज़्यादा नखरे होते हैं बच्चों के, बहुत नटखट होते हैं, और बड़े होने के बाद अच्छा इतनी दिक्कतें देख ली है, तकलीफें देख ली है, तो हम शांत हो जाते हैं, हमारे अंदर काम आ जाता है। लेकिन अपोजिट है आपके साथ। मैं अभी ज़्यादा वैसा लग रहा हूँ कि ऐसा चुलबुला टाइप। और बचपन में बचपन में बहुत शांत था। अच्छा। क्योंकि बचपन में पीटीएम नाम की एक चीज़ होती थी ना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। हाँ, तो जहाँ लगती थी वहाँ पे पापा को आना होता था, वहाँ पे शिकायत लग सकती थी। अब काहे के पीटीएम, अब तो जो है ये है, पीटीएम लाइफ के साथ लगती है। लाइफ के साथ लगती है। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो मेरा स्कूल में बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड था। मतलब टीचर भी बोल देते थे कि भाई ऐसा आप मत आया करो, क्यों ही आते हो, चेतन है ये तो बढ़िया कर रहे हैं, पढ़ता भी अच्छा है, क्लास में भी सिंसियर है, कुछ आप आया ही मत करो आप। अच्छा। ऐसे टीचर बोलते थे पापा को। तो वैसी एक इमेज बनी हुई, तो मैं किसी झगड़े वगड़े में नहीं पड़ता था। लेकिन एक ऐतिहासिक दिन, एक दोस्त था हमारी क्लास में, और वो थोड़ा सा मतलब सब लोग तंग किया करते थे उसको। वहाँ होता ही है, हर क्लास में एक लड़का होता है जिसको सब बहुत या तो पीटते हैं या कुछ ना कुछ, तो मतलब वो पीछे बेंच बैठाना है, लड़कियों के साथ बैठाना है। हाँ, अगर लड़कियां हैं तो वहाँ पे बस उसको इकट्ठे खड़ा करके उसको बोलते जाना है। हाँ करेक्ट, उसकी हालत बहुत बुरी करके रखते थे क्लास में सब। और क्योंकि मैं सॉफ्ट स्पोकन था, मैं हर किसी से बड़े प्यार से बात करता, तो वो बड़ा अच्छा दोस्त समझता था मुझे कि यार ये चलो एक टॉपर या ऐसा पढ़ने वढ़ने वाला बच्चा है, ये मेरा दोस्त है, तो अच्छी कंपनी है। अब आज मुझे समझ में आता है कि उस दिन उसने वो हरकत करी क्यों थी। तो जब आप में इतना गुस्सा, सब लोगों का इतना फ्रस्ट्रेशन जब आप में इकट्ठा हो जाता है, तो आपको कहीं तो चाहिए होता है वो निकालने के लिए। जब आपके साथ में इतना सब कुछ बीत रहा होता है तो आपको कहीं चाहिए होता है। तो हमारा क्लासरूम था जिसके 2 गेट थे,
मैं आगे वाले पे था और वो पीछे वाले पे था। अच्छा। दोनों गेट खुले हुए थे और रिसेस हो गई थी। मैं आगे वाले गेट पे खड़े होके खाना वाना खा के मैं ऐसे बाहर देख रहा था, तो वो पीछे से आया, टंगड़ी दे दी उसने मुझे। अच्छा। और मैंने कहा यार मत कर यार, मैं नहीं था अपने स्पेस में। हाँ। मैं अकेला खड़ा था वहाँ पे, चुपचाप कुछ चल रहा होगा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, फिर मैं अपना देखने लगा, थोड़ी देर बाद आया, वापस टंगड़ी दे दी। ऐसा उसने 3-4 बार कर दिया और मैं बार बार उसके पीछे फिर गुस्सा तो मुझे भी आ रहा था, क्योंकि मैं भी हर दिन आपका भी अच्छा नहीं होता ना। उसकी किस्मत खराब थी, उस दिन मेरा दिन खराब था। अच्छा। तो मैं बार बार पीछे भाग के जा रहा था और वो पीछे वाले गेट से भाग जाता था ग्राउंड में। ओके। फिर थोड़ी देर बाद जब उसको लगता था कि अच्छा मेरा ध्यान भटक गया, तब वापस आता था, वापस टंग नहीं देता था। तो उस दिन फिर मैंने पहली दफा किसी को मारा था। हाँ। मतलब वो मेरे स्कूल का एकमात्र ऐसा इंसिडेंट है जब मैंने किसी को पीटा था, और मैं अब भी हंस के बात कर रहा हूँ ऐसे। उस वक्त मैं बहुत गुस्से में था, कई दिन तक मुझे गिल्ट भी रहा ऐसा कि यार ऐसे जूतों से ताड़ वैसे वाला मारा था। तो कौन से क्लास में थे आप? ये होगा 6-7 की बात होगी, जब हम वो ऊंच नीच का पापड़ा वगैरह खेलते थे ना। हाँ। वो दौर की बात है, उस टाइम की बात है, तब मैंने मारा था। और मैं अगले दिन आगे सॉरी बोला उसको कि सॉरी भाई कल यार तू। मतलब उस टाइम आपने वो एक्शन सीन अपना लिया जो अपने आप अभी कर रहे हो, तो मतलब जूतों से तुम पूरा दे दिया अच्छे से। हाँ, मतलब वो एग्रेशन आ ही गया था उसके अंदर, पूरी क्लास का भरा हुआ था। मेरे अंदर भी तो था ही ना, क्योंकि भाई वो बच्चे उसके कारण अलग थे, मेरे कारण ये थे कि सब खेल रहे, मैं नहीं खेल रहा। तो मेरे अलग रीजन थे, और उस दिन होगा कुछ खराब दिन, तो वो आ गया लपेटे में। तो लेकिन हाँ, मतलब मैं उसको सॉरी बोला मैंने भाई को कि, और मुझे खुद बड़ा बुरा लगा कि अगर मैंने ताकत का इस्तेमाल भी किया तो ऐसे भी किया जो बचा नहीं सकता खुद को, क्योंकि वो थोड़ा, हाँ मतलब वो थोड़ा सा वीक था। और तभी सब लोग परेशान करते थे ना, तो वो गिल्ट बहुत लंबे समय तक रहा। तो मैंने उस दिन से लेसन लिया कि यार ये जो तुम्हारा ये जो फैंसी है कि तुम्हें झगड़े में जाना है, एक ब्रूटल फाइट चाहिए कभी लाइफ में, जिसका कभी झगड़ा नहीं हुआ होता उसके होते हैं ऐसे ख्वाब। तो फिर मैंने बाद में समझा कि अच्छा ये सही तरीके नहीं है, ऐसा कोई एग्रेसिव स्पोर्ट्स तुम ले लो जिसके अंदर तुम वो अपना एग्रेशन निकाल सको। जिम शुरू करो। जिम कर रहा हूँ मैं। जितना वेट मारोगे उतना एग्रेशन तुम्हारा वहाँ निकल जाएगा। वही सारा फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन सब वेट उठाओ, वेट लिफ्ट करो। तो इसीलिए मैं जिम से बाहर निकलता हूँ, मैं बहुत बुद्ध आदमी होता हूँ उस वक्त में। करेक्ट। तो ये तो चलिए एक ऐसा हो गया जिसमें आपको एक गिल्ट है चीज़ें, मतलब जो चीज़ आपके साथ गलत हुई उसका रियलाइज़ किया आपने, ये बहुत सही चीज़ है। बहुत कम लोग को रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलत किया, क्या सही किया अपनी लाइफ में। माँ बाप से कुछ बच के ऐसी कुछ चीज़ें की है जो कि बहुत गलत थी, मतलब गलत उनके सेंस में कि बाबू भाई तुम बच्चे हो, और आपके सेंस में यार अभी तो उम्र है, तो वो चीज़ें कुछ हुई थी ऐसी कुछ तो स्कूल के टाइम पे? ये वैसे किसी को भी नहीं पता है, ये घर पे भी नहीं पता है, और वही तो शायद आपके यहाँ से अब जाएगी उन तक ये बात। तो स्कूल में ऐसा हुआ एक दफ़ा कि तो कोई दोस्त थी जिनको मैं पसंद करता था। क्रश, फर्स्ट क्रश। हाँ ऐसा कुछ। और लेकिन हिम्मत ही नहीं होती थी क्योंकि पीटीएम है ना, कि शिकायत नहीं जानी चाहिए। लेकिन उनका बर्थडे आ रहा था, कुछ दिन बाद उनका बर्थडे आ रहा था, और ऐसा मतलब पॉकेट मनी वो वाला सब वो सारा कल्चर नहीं था हमारे यहाँ, है ना। तो लेकिन उससे बहुत अच्छी चीज़ हुई, मुझे लगता है कि उससे आप एफर्ट डालते हो, आप आउट ऑफ द वे जाके आप अपना बहुत ही जेन्युइन एफर्ट। तो मैंने एक ऐसा ग्लेज पेपर वगैरह से एक कार्ड बनाया, उस पर अपने हाथ से लिखा, है ना, सोचा कि मैं क्या लिखूँगा। फिर थोड़ा, और मेरी सबसे ख़राब प्रेजेंटेशन होती थी स्कूल में, क्योंकि मैं सजाना नहीं जानता था। अच्छा। लेकिन मैंने अपनी लाइफ में कोई प्रोजेक्ट उतने अच्छे से नहीं सजाया जितना मैंने उस कार्ड को सजाया था, और मैंने नीचे नाम नहीं लिखा क्योंकि पीटीएम। ये ज़्यादा दुख है इस चीज़ का। तो मैंने उसको लपेटा, उसको फोल्ड किया, और मैं ऐसे चुपके गया छुट्टी के वक्त
इत्तेफाक से उनका जो बैग था वो खुला हुआ था, पीछे वाली चेन मैं डाली और मैं साथ साथ चल के आगे चला गया। अच्छा। तो ऐसा वो एक इंसिडेंट रहा। अगले दिन आगे पूछा भी क्लास में कि अरे पता है मेरे ना ऐसा ये कार्ड मिला है मेरे को बैग में, पता नहीं किसने दिया यार। वो किसी ने बताया ही नहीं मेरे को, मैंने बोलना ही नहीं था। मैं बस खुश था कि उसको अच्छा लगा। तो आपने बताया भी नहीं? नहीं, ये तो वेस्ट हो गया ना। हाँ तो कोई बात नहीं, एक तरफा प्यार की ताकत। ओहो, ये एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या समझो। सही है। नहीं अभी तक नहीं पता उसे? नहीं पता। ओहो, तो वो शादी कर ली? हाँ शादी कर ली, कनेक्ट हो आप एक दूसरे से? मतलब उसको तो नहीं पता है कि आपने ऐसा किया था, आपके मन में ऐसा था उसके लिए। हाँ, तो अब तो सब बीती बातें हो गई हैं, मतलब 25 साल। नहीं, मुझे लगता है कि फर्स्ट क्रश और पहला प्यार इसका कभी जिंदगी भर नहीं बोलता। हाँ, चीजें आगे बढ़ जाती है पर वो कहीं ना कहीं एक रहता है, एक सॉफ्ट कॉर्नर रहता है उसके लिए। नहीं, अब हो गया सब खत्म है, वाइंड अप है। हाँ। आपका एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। स्कूलिंग आपने कंप्लीट की 10th तक, उसके बाद फिर आप बॉम्बे शिफ्ट कर गए? नहीं, मतलब 10th 11th 12th मतलब सब दिल्ली से ही, तो दिल्ली में ही मेरा स्कूलिंग पूरा हुआ। ओके। और उसके बाद मुंबई शिफ्ट हुए। मुंबई उसके बाद शिफ्ट किया, 12th के बाद शिफ्ट किया आपने मुंबई? करेक्ट। डैड के साथ किया शिफ्ट? हाँ, डैड ने मुझे शिफ्ट कराया। ओके, डैड ने ही शिफ्ट कराया यहाँ बॉम्बे, और फिर आपने फिर ग्रेजुएशन किया यहाँ से? करेक्ट, मैंने दिल्ली से ही किया। तो मैंने, क्योंकि मैं ऑलरेडी थिएटर वगैरह कर रहा था, फिल्म्स वगैरह थी, तो ये तो ख्याल हमने बहुत पहले ड्रॉप कर दिया था कि मैं रेगुलर कॉलेज जाऊंगा, क्योंकि मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं होती। तो इसलिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। और फिर उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि अटेंडेंस पूरी नहीं होगी ये रीज़न है। लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि नहीं, मुझे मुंबई लेकर आना था तो मेरी अटेंडेंस वैसे ही पूरी नहीं होती। इसलिए स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से डैड ने मुझे बीकॉम ऑनर्स करवाया। तो जब मैंने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम एंट्रेंस वगैरह दिया और एग्ज़ाम्स दिए और फिर हम लोग मुंबई आ गए, तो उसके आगे ग्रेजुएशन की जो तैयारी थी, मैं सिर्फ दिल्ली एग्ज़ाम देने जाता था। उसके बाद में अगले 2-3 साल मैं मुंबई में ही पढ़ रहा था। अच्छा। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से। तो आपने बीकॉम किया? या करेक्ट। और फिर आप कंटिन्यू फिर अपने करियर के तरफ बढ़ते चले गए स्टार्टिंग से ही। तो आप जैसे बॉम्बे शिफ्ट किए, फिर आपने करियर शुरू किया थिएटर में या फिर आपने फिल्म लाइन में शुरू किया? नहीं, मतलब थिएटर दिल्ली में किया। और मुझे लगता है कि एक मेंटालिटी रही उस वक्त कि आपने एक शहर में सीखा है और जिस शहर आप जा रहे हैं वहाँ पे आप काम करने जा रहे हैं। तो काम करने से मतलब ये होता है कि एक बेसिक सा जो फंडा है कि जो कमा के दे। तो आइडिया ही स्टार्टिंग से वो था कि मुंबई में आया हूँ सर्वाइवल अपना अर्न करने के लिए और काम करने के लिए। तो जो कि थिएटर में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थिएटर में आपको बहुत टाइम डिवोट करना पड़ता है, बहुत वो होता है, महीनों की प्रैक्टिस, फिर लास्ट में वनडे शो। हाँ, तो वो सैक्रिफाइसेस जो थे वो मुंबई आने के बाद में मैं अफोर्ड नहीं कर पाता। तो मुंबई आने के बाद में प्रायोरिटीज़ काफ़ी सेट थी कि क्योंकि हम दूसरे शहर से आए हैं, यहाँ पे घर नहीं है, रेंट है, सब चीज़ें हैं और उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस करके मुंबई आने के बाद में हमने वापस से लोगों से मिलना शुरू किया जिनसे इतने सालों से दिल्ली में मिले थे, कहीं आ चुके थे मुंबई। तो उसके चलते मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा कि मुंबई शिफ्ट होने के 1 महीने बाद ही मैं एक फ़िल्म का हिस्सा था और बहुत अच्छी फ़िल्म थी। उस तरह की फ़िल्म, जिस तरह की फ़िल्म मैं करना चाहता हूँ, जिस तरह की फ़िल्मों में मैं हिस्सा होना चाहता हूँ। तो मुंबई शिफ्ट होने के बाद में पहली फ़िल्म हम लोग दिसंबर 2013 में मूव किए थे यहाँ पे और 2014 जनवरी में लीना मैम अपनी फ़िल्म पास्ट के लिए कुछ एक्टर्स को कास्ट करने की सोच रही थी, मतलब ऑडिशंस वगैरह कर रहे थे। और उस सिलसिले में मेरा उनसे मिलना हुआ, मैंने ऑडिशन दिया एक पार्ट के लिए और फाइनल हुआ। फिर फरवरी में हम लोगों ने शायद शूट किया था उसके लिए 2014 के। सो दिस वाज जस्ट 2 months आफ्टर वी मूव टू मुंबई। सो वो काफ़ी अच्छा एक मेंटल सपोर्ट मिलता है आपको, काफ़ी मोटिवेटेड होते हो आप कि अरे यार बहुत अच्छा कुछ तो है। और हाँ, काफ़ी सही रही वो फिल्म।
सही है। तो बेसिकली आप जैसे बॉम्बे आप शिफ्ट किए, उसके बाद सबसे मेजर प्रॉब्लम क्या हुआ जो आपको फेस करना पड़ा? मुझे लगता है 2013 की बात है, अभी चला 2024, 4, 13, 3, 7, 11 ईयर्स पहले। ऐसी चीज़ें क्या थी जैसे आज और उस टाइम की चीज़ें में बहुत सारा ऐसा डिफरेंसेस है। जो उस टाइम का एक अलग सिचुएशन था, आज का एक अलग सिचुएशन है। आज के एक्टर्स कुछ अलग सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, और आपके टाइम में एक एक्टर्स अलग सिचुएशन को फेस कर रहे होते प्रॉब्लम के। तो आपके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था उस टाइम के लिए? मुझे बड़ा बूढ़ा बूढ़ा सा फील हो रहा है वैसे क्योंकि उस टाइम पे आपके टाइम पे एक्टर्स बड़ा अलग फील करते थे और आज के दौर में जो एक्टर्स हैं उनको बड़ा, तो मुझे बड़ा ऐसा लग रहा है। नहीं, बात ये है कि आप आए 10 साल पहले, ठीक है, तो उस टाइम का एक जोन अलग था, उस टाइम का सिचुएशन अलग था। आप बूढ़े नहीं हैं, आप अभी भी बहुत यंग, और एक्चुअल में आप यंग हैं, ठीक है। और अभी की जो सिचुएशन है कि अभी जो आ रहे हैं आफ्टर कोविड के बाद सिचुएशन बहुत सारी बदल चुकी है। प्रॉब्लम्स बहुत सारे आ चुके हैं। पहले ओपन ऑडिशंस चलते थे, डोर टू डोर जाइए, ऑडिशंस दीजिए, नहीं है चलो ठीक है नॉट फिट सुनने को कम से कम नॉट फिट मिलता था। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि आपको नॉट फिट सुनने को भी नहीं मिलेगा। अब क्या है कि आपको मेल करो, व्हाट्सएप भेजो, कुछ प्रोफाइल देखी जाती है और कुछ 10 बारी भेजो तो देखी नहीं जाती है। बट उनके डाटा में रहता है, जब उनको जरूरत पड़ता है वो निकालते हैं, वो चेक करते हैं, तब आपको काम मिलता है। पहले क्या था कि आप फेस टू फेस कास्टिंग डायरेक्टर से मिलते थे, डायरेक्टर से मिलते थे, लेकिन अब अलग है। ठीक है, तो अभी का सिचुएशन तो वो बता सकते हैं। करेक्ट, आपके टाइम पे क्या था? ये तो यही है कि मतलब जिस वक्त मैं आया तो 2014 और 15 उस समय यही होता था कि हम डोर टू डोर जाते थे, एक लिस्ट बनाया करते थे कि ये फिल्म प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिनकी ये फिल्में आई हैं, इधर जाएंगे, दरवाजे पे पूछेंगे कि कौन है कास्टिंग में, कोई कुछ चल रहा है क्या हमारे लिए। ऐसे वो जो एक बहुत ही प्रचलित फ्रेज है, सर कुछ चल रहा है क्या, चल रहा है क्या, है ना तो सर प्लीज बताएं, लेट मी नो सर। हाँ, तो वो होता था। फिर वो कहते थे कि 3 हफ्ते बाद आओ या 1 महीने बाद आओ। करेक्ट। तो उस समय वो चीज़ थी जिसमें आप अपने लिए क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हर 3 हफ्ते या 1 महीने में मैं जाके वापस विजिट करूँगा, या किसी ने अगर बोला है कि इतने दिन बाद आओ तो तब। लेकिन कोविड ने एक मेजर शिफ्ट लेकर आया है, क्योंकि इन पर्सन आप किसी को अवेलेबल नहीं हो सकते थे। ना कास्टिंग वाला इन पर्सन आपसे मिल सकता था और ना आप इन पर्सन जा सकते थे कहीं पे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो फिर आए जूम कॉल्स वगैरह। उस वक्त फिर जूम कॉल्स इंट्रोड्यूस हुए ऑडिशन रूम के अंदर, कि आप अपने घर से ऑडिशन आप कर रहे हैं जूम कॉल पे। और मैंने भी 1-2 ऑडिशन जूम कॉल पे दिए कोविड के दौरान, जो कि बहुत थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन वो एक्साइटिंग भी था, क्योंकि नया कुछ सीख रहे थे हम कि अरे यार ये कैसे टेक्नोलॉजी, मतलब। और उसमें उसके अलग चैलेंजेस थे, क्योंकि जूम कॉल पे कई दफ़ा बफरिंग वगैरह जो होता है, तो जो इंस्ट्रक्शन वहाँ से मिल रहे हैं वो आप तक 5 सेकंड बाद पहुँच रहे हैं। करेक्ट। तो अगर वो ऐसा कॉन्वर्जेशन वाला सीन है तो बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन स्टिल मतलब उसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने ऑडिशंस दिए जूम कॉल पे, और फाइनल भी हुए, फाइनलाइज भी हुए, और वो प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे बने जिनके ऑडिशन जूम कॉल पे हुए थे। उसके अलावा लेकिन उस दौरान फिर एक मेजर शिफ्ट ये हुआ कि सेल्फ टेस्ट वाला जो चेंज आया वो बहुत इंटरेस्टिंग था, कि आप अपने घर की सहूलियत से, अपने घर पे बैठे, अपने कंफर्ट के हिसाब से आप ऑडिशन बना के भेज सकते हैं। जो कई दफ़ा कई एक्टर्स को ये शिकायत होती थी, मैं भी कई बार फेस करता था, कि इन पर्सन ऑडिशंस में कई दफ़ा वहाँ पे इतना कियोस होता था ऑडिशन रूम में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं, तो आपको उन सब से टैकल करते हुए अपना स्पेस, अपनी स्क्रिप्ट और अपना परफॉर्मेंस उस पे रहना होता था, जो कि आपके घर पे तो आपको कौन ही डिस्टर्ब कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा। आपको अपना स्पेस है, आपको जैसे मैंने आप वैसे बनाओ, 1 टेक 2 टेक 3 टेक 4 टेक, जो आपको परफेक्ट लगता है आप वो भेजो। और उसके बाद भी ये जगह है कि सामने वाला जो है वो अगर उनको कुछ फंडामेंटल कुछ गलत लग रहा है उसके अंदर, तो वो आपको वापस इंस्ट्रक्शन भेज सकता है, आप वापस बना के भेज सकते हैं। तो लेकिन अब ये प्रोज हैं इसके, तो कॉन्स भी हैं। चैलेंज ये है कि आप याद कैसे कराएंगे सामने वाले को कि आप एग्जिस्ट करते हैं और आप शहर में हैं। इन पर्सन ऑडिशंस के अंदर एटलीस्ट ये होता था कि आप
जाते थे और Face आप to face विजिट मिलते करते थे और आप क्योंकि 3-4 बार आप मिलते थे और आप विश्वास दिलाते थे कि मैं कंसिस्टेंट हूँ, मैं शहर में अवेलेबल हूँ और मैं नहीं जा रहा हूँ, सो यू कैन ट्रस्ट मी, है ना। आप वो क्रेडिबिलिटी बिल्ड करते थे कास्टिंग डायरेक्टर या कास्टिंग असिस्टेंट के साथ। यहाँ पे वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगेन मैंने ये पहले भी कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कहा है कि पोस्ट कोविड एक बहुत अच्छी चीज़ जो हुई है कि आपको आपका शहर छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मुंबई में रेंट देने की ज़रूरत नहीं है, आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कौन सा प्रोडक्शन, कौन सा कास्टिंग कंपनी किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, आपकी भाषा, आपका एज ग्रुप चाहिए क्या उसमें, आपके लुक्स चाहिए क्या। आपको यहाँ मुंबई में रेंट भरने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठिए, वहाँ से टेस्ट भेजिए उन्हें, दैट्स इट। मतलब अगर मैं मुंबई में हूँ और मैं मुंबई में रहकर अगर मैं बुंदेलखंडी का ऑडिशन बना के उनको भेजूँ तो वो वेस्ट है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल बुंदेलखंड में जो लोग रह रहे हैं, जो लोग वहाँ के एक्टर्स हैं, वो वहाँ से बना के भेज सकते हैं, करेक्ट, है ना। तो हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं, लेकिन अगर हम क्रिब करते रहेंगे मुझे लगता है तो फिर वहाँ से रास्ता नहीं निकलेगा। हमको जो प्रोज हैं, उसके जो फ़ायदे हैं, उनको हमें चैनल करना चाहिए। आपको अपने करियर शुरू करने टाइम कौन कौन से प्रॉब्लम्स झेलने पड़े थे बॉम्बे में? प्रॉब्लम्स, हाँ मतलब उसको प्रॉब्लम कह सकते हैं कि प्रोसेस कह सकते हैं, पता नहीं। ये तो हाँ, उस वक्त वो प्रॉब्लम लगता है फॉर श्योर। जैसे अभी हमको प्रॉब्लम लग रहा है कि हम कम्युनिकेट कैसे करें किसी डायरेक्टर से, है ना। तो उस वक्त वो प्रॉब्लम लगता था कि यार बार बार अलग अलग प्रोडक्शन हाउस जाना है, ये वो इतना। और मतलब मैंने ऐसा रूट सेट कर रखा था अपना कि मैं जेटी क्रॉस करके मैं पहले वर्सोवा गांव से निकल के आराम नगर जाता था और बैग में एक पानी का बॉटल होता था, एक शर्ट होता था, क्योंकि इतना पता होता था कि जब तक आप पहुंचेंगे वहाँ पे तब तक आपकी शर्ट भीग चुकी होगी, आपको चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो वो होता था। तो आराम नगर में 4-5 जो ऑफिसेस हैं वहाँ पे जा के आप पूछते थे डू आई फिट, है ना। और वहाँ पे नॉट फिट होके 3-4 जगह, फिर आप वहाँ पे जो लोग होते थे उनसे पूछते थे भाई म्हाडा में कुछ चल रहा है क्या, है ना। फिर आप म्हाडा जाते थे वहाँ से, फिर म्हाडा जाके आप वहाँ पे पता करते थे कि नॉट फिट। फिर वहाँ पे 3-4 लोगों से आपको पता चलता था कि श्रीजी में कुछ चल रहा है, फिर आप श्रीजी जाते थे वहाँ से। तो ऐसा मेरा रूट सेट हो गया था जो कि जनरली मैं फॉलो करता था। मतलब यहाँ से आराम नगर से म्हाडा से श्रीजी और इन्फिनिटी मॉल और ये सब। तो ऐसे रूट सेट हो गया था। सॉरी, सवाल क्या था? मैं तो यही भूल गया। सवाल ये है कि आपने जब अपना करियर शुरू किया था यहाँ बॉम्बे में या फिर इस फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको कौन कौन से उस प्रोसेस में, ठीक है, उस प्रोसेस में कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़े थे? हाँ। तो ये एक ऐसा रूट सेट कर लिया था और यही काफ़ी डिफिकल्ट था उस वक्त। तो यही चैलेंज था, लेकिन कुछ और पता भी नहीं था कि इससे बेटर और कर क्या सकते हैं अपन। मतलब मुझे नहीं था उस वक्त आइडिया कि इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूँ। मतलब मुझे क्योंकि आप 2 ही चीज़ें कर सकते हो ना, कि आप एक तो सामने वाले को याद दिलाओ कि हाँ आप शहर में हो और आप अवेलेबल हो, आप काम नहीं कर रहे हो इस वक्त, तो उनको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप आ सकते हो उसके लिए। और दूसरा, वो आपको इस लायक समझे कि आप ऑडिशन दे पाए। मतलब कि वो समझे कि हाँ ये लुक तो जा रहा है इसका, लेकिन ये परफॉर्म कर पाएगा क्या, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए पहले ये ज़रूरी होता है कि आप एक बार काम कर लो। जब वो आप क्रेडिबिलिटी, मतलब मैं अगर आपके पास आया हूँ और मैं आपसे कहूँ कि सर मैं ये काम अच्छा करता हूँ, मैं कर दूँगा आपके लिए, तो आप मुझे इमीडिएटली जो मैं क्लेम कर रहा हूँ वो नहीं देंगे। आप कहेंगे कि ठीक है पहले एक काम कर, ये करके दिखा दे मुझे भरोसा दे आपने मुझे। करेक्ट।
तो उसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते हैं, प्रोसेस है वो प्रोसेस है। आपको क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी पड़ती है, आपको विश्वास जगाना पड़ता है सामने वाले में कि हाँ मैं सेट पे किस तरह ऑपरेट करना है, डायरेक्टर के ब्रीफ किस तरह समझना है, किस तरह परफॉर्म करना है, लाइटिंग, कैमरा, ये सब चीज़ें मैं जानता हूँ। तो आप भले मुझे छोटा रोल दो, क्योंकि जब मैं मुंबई आया उस वक्त मैं 3 फिल्में करके आया था। मैं सिद्धार्थ, आंखों देखी, लंका, 3 फिल्मों का हिस्सा रहा था, जिसमें लंका में मैं अर्जुन बाजवा के बचपन का रोल किया था मैंने, मनोज सर के छोटे भाई का। सिद्धार्थ में रिची मेहता सर के साथ मैंने काम किया था, उसमें राजेश तेलंग सर थे और तनिष्ठा चैटर्जी थे। और आंखों देखी में तो मतलब संजय मिश्रा जी, सीमा भार्गव पावा मैम और ब्रिजेंद्र काला सर, रजत सर के अंडर मैंने वो फिल्म करी थी और अच्छा खासा पार्ट था। लेकिन वही होता है कि आपको ज़ीरो से शुरू करना होता है और इन सब चीज़ों को आपको मैंने इस तरह नहीं लिया कि वो फाइट है या वो प्रॉब्लम है। बुरा लगता था, लेकिन अगर आपके पास में कोई तरीका नहीं है तो यही सही तरीका है, तो ये मुझे लगता है। बाकी एक, अगर मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं खा रहा तो मैंने एक शेर लिखा था उस वक्त। हाँ ज़रूर है ना। तो जब हम ऑडिशंस वगैरह पे जाते थे तो ये बहुत ही पॉपुलर है ऐसा कि आप लाइन में लगे हुए हैं 2 घंटे से और आप देख रहे हैं लाइन लगी हुई है, धीरे धीरे करके आप पहुंचते हैं वहाँ तक और फिर वहाँ पे आपको बोल देते हैं नॉट फ्रेंड, है ना। तो ये काफ़ी पॉपुलर था, तो काफ़ी सही था। तो उस वक्त एक शेर मैंने लिखा था, अच्छा बुरा भूल चूक माफ़ कीजिएगा। अरे नहीं वो नहीं हूँ। तो अर्ज़ किया है, कहते हैं कि न छटपटा कुछ सब्र कर, पहचान बन जाने दे, तब तू मशहूर है किस कदर ये खबर अंजाम तक आने दे, पहुंची नहीं उन तक आवाज़ तेरी तो गम न कर, मेंढकों का शोर जो है खामोश हो जाने दे। बहुत बढ़िया। एक्चुअल में ये जो शेर है इसके पीछे 1000 तरीके की चीज़ें छिपी पड़ी है। करेक्ट। तो जैसा कि आज इन्फ्लुएंसर्स का दौर चल रहा है, इंस्टाग्राम में, सोशल मीडिया का आज बहुत ही बड़ा योगदान है हमारे फिल्म इंडस्ट्री में भी, और बहुत लोग इससे निकल भी रहे हैं कि हाँ आज अगर वो ट्रेंडिंग में आ गए तो उनके साथ एक म्यूजिक वीडियो हो जाए, एक शॉर्ट फिल्म हो जाए। तो आपको क्या लगता है कि अगर जो इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, जिनकी एक्टिंग अच्छी है, ही इज़ गुड, बट जहाँ एक प्रॉब्लम, बहुत मेजर प्रॉब्लम ये आ रहा है कि बहुत बार रिक्वायरमेंट्स आते हैं हमारे पास, एक्टर्स के पास आते हैं रिक्वायरमेंट्स कि हमें चाहिए एक्टर्स, बट जिनके फॉलोअर्स 500K होने चाहिए या 100K होने चाहिए या 1 मिलियन होने चाहिए। एक्टर्स के काम को जो मिलना चाहिए, जो रियल वो उसको डिजर्व करते हैं, क्या उनको मिल पाता है? ये क्या कहना है आपका इस पे? ये मुझे लगता है कि इसको हमें इस तरह से देखना चाहिए कि हम अगर ये कहते हैं कि हम एक्टर बनने आए थे तो तो एक्टर तो बन रहे हैं ना, स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम सीन पे वर्क करते हैं और हम एक क्रिएट करते हैं। ये एक्टर का जॉब है कि एक आप इल्यूजन एक क्रिएट करते हैं, एक परफॉर्मेंस क्रिएट करते हैं। 50,000 फॉलोअर होना, 1 मिलियन फॉलोअर होना, ये तो हम सोच के भी नहीं आए थे, और ना हम ये सोच के आए थे कि ब्रांड्स हमें पैसा देंगे बहुत सारा। हम तो आए थे फॉर शेयर लव ऑफ आर्ट, मतलब क्राफ्ट के लिए। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप कोई मेन स्ट्रीम फिल्म देखते हैं, कमर्शियल फिल्म, उसको आपको ट्रीट करना चाहिए एक प्रोडक्ट की तरह, ठीक है। वो एक प्रोडक्ट है, उसका काम है, उसका फाइनल मोटिव है थिएटर तक ऑडियंस को लेकर आना, ठीक है। तो जब आपको मोटिव क्लियर है कि हाँ थिएटर तक ऑडियंस को लाना इज़ द मोटिव, जो कि किसी भी एक कमर्शियल फिल्म का एक मोटिव होना चाहिए, अगर आपको उसको फुलफिल करना है तो आप सारे वो रिसोर्सेज अपने फिल्म में रखने की कोशिश करेंगे जिससे कि ऑडियंस अट्रैक्ट हो। जब आप एक बार ये चीज़ समझ लेते हैं तो फिर ये समझना बड़ा आसान हो जाता है कि उस फिल्म में अगर किसी इन्फ्लुएंसर या किसी सोशल मीडिया पर्सनालिटी को फिल्म में लिया गया है तो उसका एक पर्पज़ है, उनको ऑडियंस अट्रैक्ट करनी है, जो वो इन्फ्लुएंसर या जो सोशल मीडिया पर्सनालिटी है वो लेकर आ सकते हैं फिल्म के लिए थिएटर तक। तो ये एज सिंपल एज दैट
और उससे हमें इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने भी वो कमाया है, मतलब उन्होंने सोशल मीडिया में जो पोटेंशियल था उसको एक्सेस किया और उसको अनटैप किया, और ठीक है। अब अगर ये कई लोग, जैसे कुछ लोग कई दफ़ा बोलते हैं कि भाई हमने इतना टाइम एक्टिंग को, क्राफ्ट को, इसको दिया गया है, तो हमारा क्या, तो इसको उस तरह नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि आपका स्टार्टिंग से गोल था कि आप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड आपको रहना है और आपको आपके क्राफ्ट पे काम करना है, और ऐसा आपको तब भी किसी ने नहीं रोका था, आज भी किसी ने नहीं रोका है। आप सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर अभी भी बन सकते हैं, तो इसमें किसी और को ब्लेम करने जैसा कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, हम बजाय इस पे फोकस करने के कि क्या नहीं हो पा रहा है, हमको इस पे फोकस करना चाहिए कि पिछले साल में ऐसे भी बहुत सारी फिल्म्स नहीं हैं जिसके अंदर सिर्फ एक्टर्स थे, जिनका मोटिव अपनी कहानी कहना था, जिनका मोटिव स्क्रीन पे एक स्टोरी क्रिएट करना था, और वो फिल्में आई, वो डायरेक्टर्स आए, उनकी फिल्मों को भी लोगों ने पसंद किया। हम उनमें से कितने डायरेक्टर्स को जानते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाना, हम एक्टर्स में जो खुद को सिर्फ लिमिट करते हैं कि हम हार्डकोर एक्टर हैं सिर्फ, तो ये हमको इंट्रोस्पेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है कि हम उस तरफ ध्यान दें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनको उसी तरह के एक्टर्स चाहिए जिस तरह का एक्टर आप खुद को कंसिडर करते हैं। ये आपको ढूंढने, ये जिम्मेदारी आपकी है। तो अगर हम अपना ध्यान शिफ्ट नहीं करेंगे उससे जो हमें पसंद नहीं आ रहा है, तो हम वहीं पे अटके रहेंगे, बस रह जाएंगे। करेक्ट। क्योंकि पिछले साल भी और हर साल ऐसी बहुत सारी फिल्में होती हैं जो बहुत क्रिटिकली एक्लेम्ड होती हैं और जो बहुत पसंद की जाती हैं, और जिसमें सिर्फ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड होती हैं। तो आपको उन डायरेक्टर्स से आप आइए टच में, उनको अप्रोच कीजिए, उन तक अपना काम पहुंचाने की कोशिश कीजिए। और हाँ, तो ये मुझे लगता है कि कमर्शियल फिल्म्स जिनके अंदर इन्फ्लुएंसर्स हैं, उससे उन्होंने भी मेहनत करी है, उनके अपने तरीके रहे हैं और उन्होंने कुछ कमाया है, ठीक है, वो अपनी जगह, आप उसकी भी रिस्पेक्ट कीजिए। वो एक प्रोडक्ट है जिसको मार्केट में बेचा जाना है, मंडी लगी हुई है, मंडी में वो सामान बिकेगा तब फ़ायदा होगा दुकानदार को, और फिल्म मेकर हर जगह है। करेक्ट, वो हर जगह करेक्ट, तो उसको उसी तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, उससे परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं हर साल। हम रिसर्च नहीं करते, वो हमारा प्रॉब्लम है। वो मैंने देखा है आपको कि आपको सिंगिंग बड़ा पसंद है। आपकी हॉबीज क्या क्या है? हॉबीज की बात करते हैं। सिंगिंग तो बहुत आप छुपा रहे हैं, बहुत ही खराब है। नहीं, आप छुपा रहे हैं। नहीं, मैं पोइट्री एंजॉय करता हूँ। मैं पोइट्री एक चीज़ है जो मुझे बड़ा मज़ा आता है, मुझे पोइट्री में, मतलब अलग अलग पोइट्स को पढ़ना, थोड़ा बहुत खुद भी कभी कभी ऐसा अच्छा लिख देना खराब अभी आपने बहुत अच्छा सुनाया, जो सुनाया बहुत अच्छा था, तो आपका बड़प्पन है। तो हाँ, तो मैं पोइट्री एंजॉय करता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ, फिल्में देखता हूँ, बैडमिंटन बहुत पसंद है मुझे, और हाँ, इस सब में वैसे काफ़ी समय निकल जाता है। और फिर दोस्त हैं, गॉसिप करता हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा गॉसिप का शौक नहीं है, चर्चाएं करता हूँ बेसिकली। चाय पे चर्चा। ओके, तो हमारे साथ भी या ऑफ कोर्स। अच्छा, आपके हॉबीज़ में आपने बताया बैडमिंटन पसंद है आपको, उसके अलावा कोई और स्पोर्ट्स पसंद है आपको? मैं स्पोर्ट्स बोलेंगे क्या, रनिंग करता हूँ मैं, रनिंग, स्विमिंग, ये मुझे पसंद है। स्केटिंग में किया करता था, लेकिन अभी काफ़ी टाइम से उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ। और स्विमिंग मुझे बहुत एंजॉय करता हूँ मैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। और कौन से स्पोर्ट्स हैं, एक बास्केटबॉल खेला करता था, लेकिन वो खेलने के लिए खेलता था। अच्छा। फुटबॉल में गोलची बना देते थे स्कूल में, क्योंकि आता नहीं था, तो गोलची उसको बनाते थे जो बॉल नहीं पकड़नी है, जिसको लग जाए और रुक जाए बॉल, जिससे बॉल के पीछे भागा नहीं जा सकता, वो बस एक मानव दीवार, हाँ, इस तरह इस्तेमाल किया जाता था। मानव दीवार। हाँ। कोई पोएट, कोई ऐसी जो सबसे फेवरेट हो आपकी, कुछ सुनाना चाहो आप तो? हाँ, क्यों नहीं। शायद से दुष्यंत कुमार साहब का है, उन सर का, कि बहुत ही उनकी कमाल की कविता है। कहते हैं कि
नज़र नवाज नज़ारा बदल ना जाए कहीं, ज़रा सी बात है मुंह से निकल ना जाए कहीं, वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निगल ना जाए कहीं। हाय हाय। यूँ मुझको खुद पर बहुत एतबार है, लेकिन ये बर्फ आज के आगे पिघल ना जाए कहीं। नाइस नाइस, बहुत ही अच्छा। शायरी ऐसा चीज है कि आपका दिल की सारी बातें ना हम 4 लाइन में किसी को बयां कर सकते हैं। करेक्ट, सही बात है, सही बात है। तो अरे ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं ये एक इंसिडेंट जोड़ता हूँ कि जब मैं पगलैट हम जब शूट कर रहे थे और अलग अलग फिल्म के साथ में आप अलग अलग प्रोसेस, आप कभी कुछ खोजते हो कभी कुछ खोजते हो, तो पगलैट के वक्त पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैं पोइट्रीज वगैरह बहुत पढ़ रहा था और उस दौरान ये वाली जो मैंने अभी सुनाई ये कविता आई मेरे सामने। और अब आप इसे फिल्म में मेरे कैरेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे क्योंकि उस वक्त बहुत ही एप्ट थी ये, मतलब मैं जब अपनी लाइंस पढ़ता था कैरेक्टर के बारे में सोचता था तो बहुत ही एक एक लाइन बहुत सही है। तो उस फिल्म में मेरा जो किरदार है पगलैट में, वो एक लड़का है जिसके बड़े भाई का देहांत हो गया है और बड़े भाई की जो वाइफ है उनको भी घर में आए, ज़्यादा उनकी शादी को सिर्फ 6 महीने कुछ ऐसा ही समय हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ था। और भाई ओवर अचीवर था हमेशा से, और तो जब ओवर अचीवर आपके बड़े भाई होते हैं आपको हमेशा असूल होता है ना, वो हमेशा रहता आपका लैपटॉप ले जाए क्या? हाँ करेक्ट, वैसा वाला। कल तो भैया का 13वां है। हाँ वो Correct. सब गुस्सा रहता है। तो लेकिन भाभी देवर वाला जो है वो थोड़ा सा ऐसा ऑकवर्ड सा है ना, थोड़ा वो स्पेस थोड़ा सा मोहब्बत तो थी आपको भाभी से। मोहब्बत तो थी, तो वही उस सभी कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये पोएम जो है ये अभी हम दोबारा इसको एक बार पढ़ते हैं और आप एक एक वर्ड्स देखना कि वो कितना सही बैठता है कि नज़र नवाज देखने वाले, नज़ारा बदल ना जाए कहीं, कहीं नज़ारा ना बदल जाए, ज़रा सी बात है मुंह से निकलना जाए कहीं, है ना, कि अगर बोल दिया तो बखेड़ा हो जाएगा। बखेड़ा हो जाएगा। यहाँ भैया की वाइफ और खुद का प्यार भाभी से। वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मतलब वो देखते हैं तो मुझे मेरे पैर कांपते हैं। हाँ, वो देखते हैं तो लगता है नींव हिलती है, मेरे बयान को बंदिश निकल ना जाए कहीं, ये जो इतनी बंदिशें हैं कहीं जो मैं बोलना चाहता हूँ वो निकल ना जाए, जो मैं कहना चाहता हूँ उसको। यूँ खुद को मुझ पर बहुत एतबार है, मुझे पूरा भरोसा है भाई मैं नहीं पिघलने वाला, लेकिन ये बर्फ आज के आगे पिघलना चाहिए। चले हवा तो किवाड़ों को बंद कर लेना, जब हवा चले तो खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, ये गर्म राख शरारों में ढल ना जाए कहीं। आज फिर मचान पे चढ़ने की आरजू उभरी, मतलब आज फिर ऐसा लगा कि यार कुछ तो जाके बोलूं मैं, कम से कम कुछ तो, कहीं ये डर ये सीढ़ी फिसल ना जाए कहीं। जो भैया की 13वीं तक भी गए और बोलने के लिए, और बस आंखों में देख के आपने रो दिया था। करेक्ट, मतलब वो जो रोना था ना उससे, मतलब मैंने देखा है, मूवी देखा पगलेट, जो इसमें आपने भाभी को जाके बोला कि आप ये शादी क्यों कर रही हैं, ये बात आपको ही पता है कि आपसे प्यार कौन करता है, और बस इतना बोलना, और वो आपको देखती और आप देखते 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 वो आप रोते हो, और फिर ऑडियंस को लगता है कि आप कुछ बोलोगे बट नहीं, सडन टर्न बाहर। तो वो अगर वहाँ बोल दे तो बखेड़ा है। हाँ, उनकी शादी भी हो रही है, भैया की 13वीं भी है। हाँ। और मतलब ऑडियंस ने उसको बड़ा उस तरह से लिया कि भाभी से प्रेम करने वाला एक देवर ऐसा, लेकिन एक्चुअली जो ब्रीफ जो था वो और बहुत लेयर्ड था। मतलब आप एक्चुअली अगर देखें तो वो कैरेक्टर वैसा नहीं है, वो कभी बोलता भी नहीं, वो उनमें से है ही नहीं कि वो कभी भाभी के बारे में कोई कुछ बुरा भला बोल दे वो सुन ले, ऐसा नहीं है वो इंसान, और सोच ले ये तो हो ही नहीं सकता। बस वो मौका ऐसा है कि आप जो कर रही हैं आप गलत कर रही हैं इतना तो समझ आ रहा है, और मेरे पास कोई तरीका है नहीं आपको रोकने का, तो मैं क्या बोल दूं, मैं क्या कर दूं कि जिससे आप रुक जाएं जो आप कर रही हैं उससे। तो उस छटपटाहट में उसके मुंह से निकल जाता है वो। अच्छा। और वो बोलने नहीं आया था वो जो किरदार है वो कभी भी बोलने नहीं आया था ये, वो तो आया था गुस्सा जताने के लिए, वो आया था एहसास कराने के लिए कि आप जो कर रही हैं गलत कर रही हैं। अच्छा। लेकिन वो डांटने आया था, लेकिन वो खुद ही इतना कमज़ोर है, इतना वीक पड़ता है वो, और उस कॉन्वर्सेशन में, और उसके बाद में जब कुछ नहीं बचता तो निकल जाता है उसके मुंह से, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने कैसे बोल दिया, ये मुझे नहीं बोलना था, और
ये मैंने कैसे बोल दिया, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वो उसको खुद भी गिल्ट है, तो वो काफ़ी वैसा सा है। अच्छा, कभी शूट के दौरान आपको ऐसा कोई इंटरेस्टिंग सा पार्ट लगा है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो? शूट जितना आपने शूट किया है, मूवी शूट्स किया है, तो उसमें कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ है जो बहुत ही जॉयफुल हुआ हो, कुछ अलग सा एक्सपीरियंस हुआ हो, ऐसा कुछ? ऐसे तो बहुत सारे इंसिडेंट रहे हैं, जैसे भोला में हुआ था, तो भोला में जो अनफॉरगेटेबल है, जो कभी आप भूल नहीं सकते? अरे अनफॉरगेटेबल तो वैसे एक और इंसिडेंट था, लेकिन वो मुझे पता नहीं कि मैं वो शेयर कर सकता हूँ क्या। क्यों, कौन सी बात थी? नहीं ठीक है। अच्छा, दूसरा एक जो इंटरेस्टिंग है वो मैं कर देता हूँ। तो वो होता क्या है कि भोला के अंदर एक सीक्वेंस है जहाँ पर ये पहली वाली बात हम ऑफ कैमरा जरूर करेंगे। हाँ क्यों नहीं। मुझे जानना है मुझे। नहीं। अनसुनी बात है, बट आप बता दो यार, हमारी बातें ही अनसुनी बात बता रहा हूँ ना, वही तो बताने जा रहा हूँ। नहीं, वो पहली वाली जो पहली वाली बता रहा हूँ, मैंने छोड़ दिया है ना। तो पहली वाली बात ऐसी थी कि होता ये है कि अजय सर हम सबको ब्रीफ दे रहे हैं, हम पुलिस स्टेशन जो है वहाँ पे हम सब बच्चे खड़े हैं और सर हमें ब्रीफ दे रहे हैं, थोड़ा सा बता रहे हैं कि एक छोटा सा शॉट था जिसके अंदर एक लकड़ी का एक कबर्ड है, उसको अलमारी है, उसको हम लोग गिराते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे अखबार पेपर्स वगैरह हैं थाने के अंदर, तो वो उड़ते हैं हवा में, है ना। वो एक शॉट है फाइट सीक्वेंस वगैरह से पहले, एक्शन सीक्वेंस में। तो हम सब ब्रीफ वगैरह सुन रहे हैं और संजय सर भी हैं वहाँ पे। तो संजय सर सुन भी रहे हैं और संजय सर चेक भी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्यूरियस भी रहते हैं सर। तो सर चेक भी कर रहे हैं। अब हमारी तो हम तो एकदम ऐसे ना कि अरे अजय सर सामने खड़े हैं, अरे ऐसे हो रखे हम। तो सर वहाँ पे कुछ तो वो चेक कर रहे थे, अखबार कुछ, और वो पूरा का पूरा जो ढेर था 12 गड्डियों का, वो 12 गड्डियाँ अखबारों की गिर गई नीचे और अजय सर ब्रीफ दे रहे हैं अभी। और अजय सर और हम सबको हंसी आ भी रही है, लेकिन हम लोग हंस भी नहीं सकते हैं। हम लोग ऐसे नीचे सर करके खड़े हैं हम लोग। और फिर लेकिन मतलब संजय सर इतने स्वीट हैं, इतने प्यारे इंसान हैं वो, कि आप मज़ा आ जाता है उनके साथ में। उन्होंने क्या किया उस वक्त, जैसे असिस्टेंट्स वगैरह आए, है ना, असिस्टेंट्स वगैरह आए उठाने के लिए कि अरे पेपर, तो संजय सर खुद लग गए उनके साथ में। वो खुद उठाने लग गए, सारे कागज़ वागज़ उनको लपेटने लगे। और असिस्टेंट्स ने बोला कि सर आप क्यों कर रहे हो, तो सर कहते हैं कि अरे मालिक देख रहे हो। मालिक देख रहा है। तो ये मतलब वो इतने स्वीट है, इतने प्यारे हैं कि बहुत मज़ा आता है उनके साथ। तो जैसा कि आपने भी बहुत सारी फिल्में की है और मैंने देख भी रखी है ऐसी बहुत सारी फिल्में, जैसे बैंड बाजा बारात, भोला, पगलेट। जैसे पगलेट में मुझे आपका कैरेक्टर बहुत पसंद आया था। फिर से आंखों देखी, एक मैंने देखी फिल्म जो आपकी लास्ट ईयर आपकी रिलीज हुई, हु एम आई, ठीक है। वो जो फिल्म थी, मुझे उस फिल्म वो फिल्म मुझे बहुत टच की और उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस थे जो मेरे दिमाग में ऐसे आए। एक क्वेश्चन है कि आपके नज़र में जीवन क्या है और मृत्यु क्या है, क्योंकि आपने वो फिल्म की है, आपने उस चीज़ को समझा है, तो आपके नज़र में क्या है, जीवन क्या है और मृत्यु क्या है? मुझे लगता है कि अगर आप एट पीस हैं, ना खुश ना दुखी, एट पीस हैं, अगर आप मोमेंट में हैं तो वो जीवन है। उसके अलावा बाकी सब चीज़ें जो है वो थोड़ा सा, वैसे ये बहुत फिलॉसफिकल बात है। हम जो इस वक्त कर रहे हैं ये भी जीवन ही है ना। correct. ये पॉडकास्ट के अंदर हमने चर्चाएं करी हैं, हम बातें कर रहे हैं, ये जीवन है सब। और ये वो सारी चीज़ें जब हम नहीं होंगे तो हमारे जाने के बाद में लोग याद करेंगे, है ना। तो बहुत फिलॉसफिकल, देखिए अभी ये इतना फिलॉसफिकल है क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसको एक अलग तरीके से पूछता हूँ, ठीक है। क्या है ना कि जैसे जब आप
हु एम आई कर रहे थे, ठीक है, ये फिल्म कर रहे थे, तो इस फिल्म में जो आपका कैरेक्टर था वो एक मेजर पार्ट था कैरेक्टर। तो आप जब उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे तो उसके दौरान आपके दिमाग में क्या क्या चल रहा था, वो स्क्रिप्ट को लेकर के, आप उस सिचुएशन में थे, आप उस सीन में थे, तो आपके दिमाग में क्या क्या चलता है उसको फील कैसे कर रहे थे कि नहीं अब एक आधा जो मूवी का आधा पार्ट है वो एक अलग जाता है, फिर आधे बाद आपको समझ में आता है कि क्या करना है क्या है, तो वो आप कैसे फील कर पाए? हाँ, ये थोड़ा इजी हो गया। हाँ, वो अपना एक्सपीरियंस बता दो आप उसमें। हाँ, तो एक्चुअली इस फिल्म के बारे में जब चर्चा होनी शुरू हुई थी वो बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम था। हमारा फर्स्ट लॉकडाउन जो था, सेकंड लॉकडाउन जो था वो खुलने वाला था उसके कुछ समय बाद, और इन 2 कोविड के लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने आसपास देखी थी, जिसके अंदर बहुत सारी हमने डेथ को बहुत करीब से एक्सपीरियंस किया है। फर्स्ट जो वेव था उसके अंदर फिर भी थोड़ा ऐसा लगता था कि हाँ दूर कहीं हो रहा है ऐसा कुछ, लेकिन सेकंड वेव में वो इतना करीब था कि आपके पास फ़ोन की घंटी बजती थी और आप डर जाते थे। और फिर उस वक्त भी जब न्यूज़ वगैरह मैं देख रहा था तो वो मैं बहुत कांप जाता था ये सोच के कि ऐसे वक्त पे भी लोग अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं पैसे कमाने की, लालच की, ये सब नकली ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह। तो मेरे को बहुत क्वेश्चन हो रहे थे स्पिरिचुअलिटी और गॉड का एग्जिस्टेंस और इन सब चीज़ों को लेकर, बहुत सारे सवाल वगैरह थे ईश्वर को लेकर। तो वो बहुत सही वक्त था कि जिस वक्त ये फिल्म आई मुझे पता चला कि अच्छा एक ऐसी फिल्म है जिसमें इस तरह की चर्चा हो रही है, और मुझे मुंबई से बाहर निकलने का मौका मिल रहा था क्योंकि हम एमपी में शूट करने वाले थे। बहुत सारी लोकेशंस थी, तो मैं वैसे ही बहुत एक्साइटेड था, और मुझे लगता है कि मुझे इस फिल्म से उससे बहुत ज़्यादा मिला, क्योंकि इसके दौरान मैंने कबीर को पढ़ा, मीराबाई को पढ़ा, अल्बर्ट कामू को पढ़ा। कबीर का एक दोहा है बहुत सुंदर मृत्यु के ऊपर, तो वो कहते हैं कि जा मरने से जग डरे मेरे मन जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कब मरहूँ कब पाऊँ पूर्ण परमानंद। ओके। तो वो कहते हैं कि जहाँ मरने से पूरी दुनिया डरती है, मेरे मन में तो आनंद है, कब मरूं और कब पाऊं पूर्ण परमानंद। पूरा आनंद जो है वो मरने के बाद है। लेकिन अब वही है कि हम लोग लिटरल सेंस में हम हमारी समझ से मरने का मतलब यहाँ पे शायद ले रहे हैं। मरने का मतलब उनका ये नहीं है शायद कि हम शरीर छोड़ दें। मरने का मतलब ये है कि मैं छोड़ दें। अगर हम मैं छोड़ देते हैं, आइडेंटिटी छोड़ देते हैं, तो हमारे लिए सभी कुछ हम ही हैं। और जब वो ख़त्म हो जाता है तो पूरा आनंद है। मतलब ये जो प्रकृति है, जो नेचर है, ये पूरा भगवान का है। करेक्ट। आपको यहाँ भेजा गया है कुछ पल के लिए, आप उसको इस्तेमाल करो, वापस से आ जाओ। करेक्ट। वो हर किसी को दिया गया है, ये आपका नहीं है। अगर आप ये बोलते कि नहीं ये चीज़ ये मेरा है, तो सिर्फ मेरा ही है। तो जिस दिन ये आप कह दें मेरा है, तो ये सही नहीं है। हाँ, आप इसको इस्तेमाल करो, वापस इसको यहीं पे रखो, आप वापस आ जाओ। तो ये सत्य है। जीवन में सत्य यही है, आना जाना। ये मेरा नहीं, ये हम सबका है। और एक और मैं यहाँ पे थोड़ा सा और नहीं सही है। वॉल्ट विटमैन एक पोएट हैं, बहुत ही अमेजिंग पोएट है, मैं बहुत मानता हूँ उनको। तो उनकी एक कविता है, एक पोएम है उनकी, ओ मी ओ लाइफ। तो उस पोएम के शुरू के 4 वर्स जो है उसमें जो पर्सन है वो पूछ रहा है कि मेरा क्या रीज़न है यहाँ पे होने का, इतनी भीड़ जो है, इतना जो लोग आ रहे जा रहे हैं, ये सारा जो खेला है इस समय मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे। क्योंकि मैं नहीं भी होऊंगा तो भी कोई पॉइंट नहीं है, मतलब कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है यहाँ पे। करेक्ट। दुनिया तो वैसे ही चलेगी जैसे चल रही है, तो मैं हूँ क्यों यहाँ पे। तो उसके जवाब में बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। उसके जवाब में वो लिखते हैं कि दैट लाइफ एग्जिस्ट्स एंड आइडेंटिटी एंड द पावरफुल प्ले गोज ऑन एंड यू मे कंट्रीब्यूट अ वर्स, व्हाट विल योर वर्स बी। मतलब कि ये सारा जो खेला है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है और तुम एग्जिस्ट करते हो। और ये जो, अगर हम एक स्टेज की तरह देखें इसको,
तो स्टेज पे ये ग्रैंड सा नाटक जो है चल रहा है और आपकी एंट्री हुई है इस पे। अब आपके पास में बस इतनी चॉइस है कि जितनी देर के लिए आप हो यहाँ पे उस वक्त आप क्या चुनते हो, उससे पहले क्या है उसके बाद क्या है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उतना तो है। तो अगर आप वो उसको आप कितना ग्लोरियस कितना ब्यूटीफुल बना सकते हो वो आपके हाथ में है। उससे पहले के बारे में आपको नहीं सोचना, उसके बाद के बारे में आपको नहीं सोचना, वो जो है। तो व्हाट विल योर वर्ड्स बी, आप क्या उस वक्त बोलना चाहेंगे, आप उस वक्त क्या करना चाहेंगे। तो हमको बस उतना ही, ज़्यादा आगे पीछे का नहीं सोच के उतने में ही एंजॉय करें, उतना सही है। और मुझे लगता है हु एम आई जब आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से, मतलब एक इंसान जो बहुत फिलोसफिकल क्वेश्चंस में डूबा हुआ है और वो सब कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा है, सब जान लेना चाहता है, लेकिन उस सब के बाद भी क्या अगर आपको सब कुछ भी पता होगा फिर भी सारे जवाब मिल जाएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो क्या आप जीवन जीना छोड़ देंगे। तो ये पूरी फिल्म उस बारे में है। और जिन भी लोगों को, जिन्होंने भी कभी भी अकेले में बैठ के ये सवाल एनकाउंटर किया हो, जो कि बहुत लोगों ने किया है जितनों से मैं आया हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, तो इस तरह के जो सवाल है जिन्होंने भी पूछे हैं उनको ये फिल्म मुझे लगता है ज़रूर देखनी चाहिए। कुछ क्वेश्चंस हम ऑडियंस से लेते हैं, ठीक है? ठीक है। तो आपके पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं। अच्छा, भोला फिल्म में आपने काम किया, कुछ मतलब भोला फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो शेयर कीजिए थोड़ा। भोला फिल्म का मेरा एक्सपीरियंस बहुत, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है वो, क्योंकि मैंने पहली दफ़ा इतना एक्शन किया है किसी फिल्म में। और मैं आई वॉज ऑन क्लाउड 9, क्योंकि जब वो एक तो हमको रिहर्सल्स वगैरह कराई गई थी उसकी, हमने हफ्ता भर वर्कशॉप करी, पूरे एक्शन कोरियोग्राफी हुई हमारी, और बहुत ही प्रोफेशनली, बहुत ही तरीके से एक पूरा एरिया हमें डेडिकेटेड था जहाँ पे सिर्फ हमारी वर्कशॉप हो रही थी। और उसके बाद भी सेट पे वो सीन शूट करने से पहले मुझसे पूछा गया, सर ने पूछा कि यू वांट टू डू दिस योरसेल्फ, मैं वी हैव अ डबल। और मैंने कहा कि यार मतलब ये तो सपना है। अजय सर मतलब अजय सर इज अ नेम व्हेनेवर वी दे आर सिनोनिम्स, एक्शन और अजय सर। तो अगर मुझे ऐसा मौका मिल रहा है कि उनकी फिल्म में मैं अपना एक्शन खुद से कर रहा हूँ, और इतना डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन वो क्योंकि इतने केयरिंग है अपने एक्टर्स के प्रति, तो इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू आस्क मी कि तुम्हें यू वांट टू डू इट योरसेल्फ या फिर वी हैव अ डबल। तो मैंने कहा नहीं सर, आई डू इट माई सेल्फ। और फिर मुझे केबल किया गया, मुझे केबल किया, मुझे पूरा एक बार रिहर्सल दिखाई, और मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि अच्छा ये होता है, केबल से इस तरह पुल किया जाता है, इस तरह जाके आप टकराते हैं ऑब्जेक्ट से। तो वो बहुत अमेजिंग था। और पूरा ही एक्शन सीक्वेंसेस, मतलब मैंने इतना एक्शन और किसी फिल्म में नहीं किया, तो मैं वो उस चीज़ को लेके बहुत अच्छा लगता है मुझे। मेरे से बोला गया था कि वो आएंगे तो उनसे क्वेश्चन जरा करना आप शादी कब कर रहे हो? अरे शर्मा गए। देखिए, पूछा किसने? मेरे ऑडियंस से। ऑडियंस में किसने? वही जो आपने बताया था ना, जिसके बैग में आपने चिट्ठी रखी थी। ओह नहीं, वो तो नहीं हो सकता। क्यों? ठीक है, बाद में बताऊंगा। है ना? नहीं, ये बात वाली शो ही नहीं है ना, यहाँ पे जो करना है ऑन कैमरा करना है। अरे अब उनके पास में दूसरा चेतन है, ओहो, क्या ही कर सकते हैं, है ना? तो खैर, लेकिन अभी बहुत समय, मुझे लगता है अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और अभी बहुत सारा काम करना है। तो फिलहाल तो नहीं कहीं, लेकिन देखते हैं बहुत जल्द भी नहीं, ऐसा मुझे लगता है 5-6 साल तो कहीं नहीं गए। क्या बात कर रहे हैं? आराम से। हाँ क्या? 5-6 साल आराम से। आपका क्वेश्चन क्या है? तो चेतन जी, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? वाह, इंटरेस्टिंग। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं कंफ्यूज है ये कि कितनी है, काउंट कर रहे हैं। अच्छा, मैं 1 2 3 4, मैं 5 6 7, मैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत मतलब सीधा क्या बोलूं? मतलब ऐसा कुछ नहीं है। ये बोले, अगर ना बोले तो फंसेंगे, हाँ बोले तो भी फंसेंगे।
मुझे एक शेर याद आया। ठीक है, तो एक शेर है, कहते हैं कि शायद मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई, मगर यकीन सबको दिलाता रहा हूँ मैं। तो यार ये एडिट कर देना, ये बहुत ही खराब सुनने आ रहा है। भाई कट मजा नहीं आ रहा। अरे भाई बहुत ही अलग इंसान लग रहा हूँ, जो मैं हूँ नहीं, मैं वो एग्जैक्टली जो मैं हूँ नहीं, कुछ टाइम के लिए मुनावर लग गए मेरे को। हाँ, मैं जो हूँ नहीं, मैं वो क्यों बन रहा हूँ भाई, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस ये है कि मेरा मतलब कुछ लोगों से मिलना हुआ, लेकिन ऐसा गर्लफ्रेंड जैसा कुछ नहीं। मतलब आई हैव बीन सिंगल। मैं तलाश में रहा, हमेशा भटकता इधर बदर फिरता रहा एक सही की तलाश में, पर एट द एंड मैं खुद को मिला। मुझे समझ में आया कि मैं ही खुद के लिए काफ़ी हूँ। नहीं ऐसा भी नहीं है। नहीं ऐसा भी नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि मुझे दोस्त मिले हैं बहुत अच्छे, हाँ। जो कि मुझे सपोर्ट करते हैं, और तो मुझे ऑलरेडी बहुत सारा प्रेम मिल रहा है। देखिए उनके दिमाग में एक गलत सा ख्याल है, कैसे दोस्त जो सपोर्ट करते हैं हर बातों में यार। मतलब मेरा वो मतलब नहीं है। देखिए रिलेशनशिप जो है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। Exactly. वो एक काम है ना, और मेरे पास ऑलरेडी बहुत काम है। तो जिस प्रोफेशन में मैं हूँ, जिस अनसर्टेनिटी के बीच में घिरा हुआ हूँ, उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ मैं, जो रिलेशनशिप में हैं और काम भी कर रहे हैं साथ में। मैं खुद को अभी उतना एफिशिएंट नहीं पाता हूँ कि मैं एक फुल फ्लेज्ड रिलेशनशिप में रह भी सकूँ और मैं काम भी कर सकूँ। मैं अभी थोड़ा कमज़ोर हूँ उस मामले में। हाँ, लेकिन मैं भी चाहता हूँ कि मैं अपने जीवन में थोड़ी तरक्की करूँ, थोड़ा उस काबिल बनूँ कि मैं अपने काम के साथ में एक रिलेशनशिप को सस्टेन कर पाऊँ। सो दैट्स दैट। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे ऑडियंस के लिए आप ऐसा कुछ बताएं, उनको एक गाइडलाइन दें, उनको एक सही दिशा दें, अपनी कुछ एक्सपीरियंस या अपनी कुछ एक जिसको कहते हैं रामबाण। ऐसा तो कहीं पे कुछ नहीं होता है कि मैं कुछ कह दूं और जीवन बदल जाए। ये ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, मुझे लगता है। हम सबके अपने अपने तजुर्बे हैं। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि जो भी आ रहे हैं और एक्टिंग को प्रोफेशन बनाना चाहते हैं उनको और हाँ, देखिए सिनेरियो चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, परफॉर्मेंसेस चेंज हो रही हैं, नए तरह के फिल्म मेकर्स हैं। तो आप जितना खुद को अवेयर रखेंगे कि किस तरह के फिल्म मेकर्स हैं, किस तरह के परफॉर्मेंसेस हैं, क्राफ्ट पे काम करते रहेंगे। और मुझे लगता है एक्टर का 80% जॉब यही है कि वो प्रॉब्लम्स को अपने ऊपर हावी ना होने दें। आप 80% टाइम आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, 20% टाइम के लिए, क्योंकि आपके पास में 20% टाइम ही ऐसा होगा जब आपको एक्चुअली उस क्राफ्ट की ज़रूरत होगी। साल में 365 दिन में से सिर्फ कुछ ही दिन ऐसे होंगे जिन दिन आपको उस क्राफ्ट की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप अपने मेंटल पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मेंटल पीस को अगर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं, एक्टर का सारा काम ही वहाँ से ऑपरेट होता है। तो आपका मेंटल पीस आप डिस्टर्ब मत कीजिए। वो 20 दिन के लिए वो 20 दिन आएंगे, वो आएंगे, फॉर श्योर आएंगे। आप करेंगे उन दिनों काम। लेकिन ज़रूरी ये है कि जब भी वो मौका आए तब आप सही फॉर्म में हो, आपका क्राफ्ट अच्छा हो, आपकी हेल्थ अच्छी हो, आपका मेंटल स्टेट अच्छा हो, सही वक्त पे सही जगह पे होना, ये भी एक चीज़ है। तो आपके हाथ में जो है वो ये है कि आप प्रेशर ना लें, ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पे बहुत दफ़ा ये हो जाता है कि आपका वो जो डिप्रेशन है और आपका वो जो एंग्जाइटी है वो आपके परफॉर्मेंस को ख़राब कर रहा होता है। तो हाँ, जिस वक्त आप कुछ नहीं कर रहे हैं उस वक्त आराम करें, रियाज़ करें, और ख़राब तो बिल्कुल ना सोचें। वो जो कुछ दिन के लिए आपको काम करना है वो आएंगे दिन, लेकिन उस दिन आप सही से काम करें, वो आपकी आज की जिम्मेदारी है। सो दैट्स इट। लिटरली मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू। इतना मज़ा आया और इतनी सारी बातें की, इतनी सारी चीज़ सीखने को भी मिली मुझे, और अपना एक्सपीरियंस आपने मुझे दिया और हम सबको दिया, बताया चीज़ों के बारे में, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और आप हमारे शो में आए, थैंक यू सो मच। तो
मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑन एंड ऑफ कैमरा ये जो आपका पॉडकास्ट है, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इसमें पहले एपिसोड में मैं हूँ। और थैंक यू, मुझे बड़ा मज़ा आया यार, बहुत एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन था, हमने मस्ती करी है। सो कहीं पे ऐसा कुछ लगा नहीं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेज़। आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अमेजिंग इंटरव्यूज़ कर रहे हैं, और या ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। हमारे प्रोडक्शन की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर है आपके लिए। ओह, ये गिफ्ट हैम्पर हमारे तरफ से। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस। वेज है ना? हाँ, ये तो प्रोडक्शन जाने का पता नहीं, हमको दिया नहीं अभी तक। वेजिटेरियन हूँ, मतलब हाँ, ऐसा अंडा वंडा निकल गया तो क्या करूँगा मैं? कप में कॉफ़ी तक नहीं रखा है, पता नहीं क्या है उसमें। तो ठीक है फिर तो। कोई टेंशन नहीं है। चलिए, ओके, फिर हम मिलेंगे। और भाई को सपोर्ट करें, आप देखें, और मिलते हैं हम बहुत जल्द एक नए एपिसोड में एक नए मेहमान के साथ, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, एक अनसुनी बातें। तब तक के लिए अलविदा चाहता हूं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। जय हिंद। इस प्रियांशु राज को आप प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच।